नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम रिजेक्शन एनालिसिस के दो केसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि दो हाइपोथेटिकल केसेस हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि प्रैक्टिकली कैसे केसेस को देखा जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है और कैसे डिसीजन किया जाता है। तो ये दो केसेस मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा एज इफ जैसे ये मैंने खुद ही करे हों केसेस। तो फर्स्ट केस से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, जो क्लाइंट था वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर था। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर था, तो उसने एनहेंसमेंट के लिए अप्लाई किया था अपनी लिमिट के अंदर। तो उसके बिजनेस में दो काम थे। एक तो वो कोयले की ट्रेडिंग करता था और एक आयरन के स्क्रैप की ट्रेडिंग करता था। तो कोयले की ट्रेडिंग और आयरन के स्क्रैप की ट्रेडिंग, ये दो काम वो मेजरली करता था अपने बिजनेस के अंदर। तो उसका जो सिबिल स्कोर था वो 750 से प्लस था। बहुत अच्छा सिबिल स्कोर था। सारी की सारी रूटिंग हमारे पास कर रहा था, सारी चर्निंग हमारे पास थी। उसकी एग्जिस्टिंग लिमिट जो हमारे पास चल रही थी ऑलरेडी, वो 1 करोड़ रुपए की चल रही थी। और उसने जो डिमांड की थी लिमिट, वो थी 2 करोड़ रुपए की, यानी कि दुगनी लिमिट की एनहेंसमेंट डिमांड कर रहा था। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए पर जाना चाहता चाहता था। तो जो ये फैमिली थी, इसमें दो भाई थे। तो दो भाइयों की फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, और उनमें से एक भाई प्रोपराइटर था जो हमारी फर्म का। ठीक है। दूसरे भाई का कोई अपना अलग बिजनेस नहीं था, वो सारी फैमिली इसी बिजनेस से ही चलती थी। और साथ के साथ इसमें प्रॉपर्टी की चेंज की रिक्वेस्ट भी थी। हमें प्रेजेंटली इंडस्ट्रियल या कमर्शियल गोडाउन प्रॉपर्टी, आप लगा लो कमर्शियल गोडाउन प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई थी। और हमें जब प्रपोजल रिप्रेजेंट किया गया तो हमें बोला गया कि अब क्लाइंट ने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नई बाय की है, न्यूली बाय की है। तो उस प्रॉपर्टी को हमें मॉर्गेज करना है और ये जो प्रॉपर्टी है इसको छुड़वाना है। तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास इनिशियली रिप्रेजेंट हुई। हालांकि आगे क्या कहानी थी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो इसके ब्रीफ फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर मारते हैं। 2022 में तकरीबन तकरीबन 20 करोड़ रुपए का सेल्स किया। सिर्फ 1 करोड़ की ही लिमिट है, ये आप ध्यान में रखिए। और 2023 में लगभग 18.6 करोड़ रुपए का सेल्स किया। थोड़ा बहुत सेल्स ऊपर नीचे, इनके प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा रहती हैं कोयले और आयरन एंड स्क्रैप बिजनेस में, तो उस वजह से ऊपर नीचे होती रहती है। एबिटा मार्जिन बहुत ही कम है, 0.7%, 0.9%। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होते हैं। पैट परसेंटेज 0.6%, 0.6% मेंटेन किया हुआ है। कैपिटल जो पहले एक करोड़ 90 लाख रुपए की थी, अब वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रह गई है। कैपिटल कम हो गई है। लीवरेज जो 2 गुना के करीब थी, अब वो लगभग 3x के करीब पहुंच गई है। तो ये गिर गई है लीवरेज। ये इसलिए गिर गई थी क्योंकि इसने जो ये 1 करोड़ रुपए की लिमिट ली थी, 1 करोड़ की लिमिट, ये फेब 2023 में ही ली थी। उससे पहले ये जीरो लिमिट पे काम कर रहा था। उससे पहले ये जीरो लिमिट के ऊपर काम कर रहा था। राइट। करंट रेशियो 1.47x की थी, 1.3 पे आ गई है, तो फिर स्टिल सेटिस्फैक्टरी है। डेटर डेज 92 डेज के डेटर्स, 88 डेज के डेटर्स। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये कोयले की ट्रेडिंग वाला बिजनेस होता है या जो आयरन स्क्रैप ट्रेडिंग का बिजनेस होता है, ये बहुत ही फास्ट मूविंग आइटम्स का बिजनेस होता है। इसमें बहुत ज्यादा मार्केट में उधार देके, बहुत ज्यादा अपने पास स्टॉक कैरी करके आपका काम नहीं चल सकता। इसके अंदर आपका नेट टू नेट जो साइकिल है वो 10 से 15 दिन में खत्म हो जाता है। मार्केट के अंदर आप ज्यादा जो उधारी भी देते हैं वो 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 30 दिन की उधारी आप देते हो। इससे ज्यादा उधारी इस बिजनेस में नहीं देती, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशंस इतनी ज्यादा होती हैं, ऊपर नीचे प्राइस इतना ज्यादा होता है कि अगर आप अपनी पेमेंट्स की अपने कस्टमर्स से वेट करते रहे, पेमेंट्स की वेट करते रहे, और उसी वजह से आप आगे अपना रॉ मटेरियल टाइम पे सही रेट पे बुक ना कर पाए, तो आपको लॉस भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो ये क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं 72 डेज, दैट इज ऑल्सो अ डाइसी थिंग। तो ये फर्स्ट एक ट्रिगर पॉइंट है एज कंपेयर टू प्रोफाइल। देखिए अभी हमने केस के कंसर्न्स के ऊपर बात नहीं की, तो खाली इतना ही अगर हम देखेंगे तो ये जो मैंने दो सर्कल मारे हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स के साइकिल के ऊपर, ये आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट होने चाहिए। इस बिजनेस में क्रेडिटर साइकिल भी 5 से 10 दिन से ज्यादा नहीं होता। कोई भी पार्टी आपको 70-70, 80-80 दिन, 90-90 दिन, 3-3 महीने का उधार के ऊपर कोयला या आयरन का स्क्रैप नहीं बेचती है। ठीक है। और ना ही आप आगे इतना स्क्रैप बेचते हो। और दूसरा 17-17 दिन का स्टॉक भी नॉर्मली होता नहीं है। ये इतनी फास्ट मूविंग आइटम है कि स्टॉक हाथ के हाथ आता है और हाथ के हाथ ही निकल जाता है। साथ के साथ ही 5-7 दिन का ही होता है, 17 डेज का भी होना ज्यादा है। पर खैर चलो, ये देखिए पिछले टाइम में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 दिन का स्टॉक था और यहाँ पे 17 डेज का हो गया।
अब या तो ये हो सकता है कि 2023 में मार्च में इसने कोई बल्क परचेजिंग कर ली, तो इस वजह से नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हमें ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इस केस की एक पिक्चर थी। इस पिक्चर को देख के हाल फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमें इस केस को रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमें तो ये लग रहा है कि बस ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, ये समझना पड़ेगा कि कोई एक्सेप्शनल चीज थी या क्या थी, प्रेजेंट पोजीशन क्या है क्या नहीं। तो ये एक एक्सेप्शनल चीज को समझ के बाकी केस तो ठीक लग रहा है, 20-20 करोड़ की टर्नओवर है, 1 करोड़ की लिमिट चल रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको कंसर्न्स के ऊपर आता हूं, डिटेल में डिस्कस करता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स थे केस के अंदर। वो आपको भी जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो आपको भी ऐसी चीजें समझने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है कस्टमर मीटिंग का। तो जब हम कस्टमर के पास मीटिंग करने गए, देखिए दो दो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। दो फैमिलीज इन्वॉल्व में एक एक ब्रदर जो है वो प्रोपराइटर है। अब जो दूसरा ब्रदर है वो मतलब प्रोपराइटर तो है नहीं, मतलब वो बिजनेस में साथ में मैनेज करता है। तो जब हम मिलने गए तो वहां पे प्लेस पे, वहां पे ऑफिस में प्रोपराइटर बैठा हुआ था, खुद प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर से जब भी हम कुछ भी बात करें तो प्रोपराइटर बोले कि मेरे को नहीं पता, ये तो भाई साहब को पता है, मेरे को नहीं पता, ये तो भाई साहब को पता है, मेरे को नहीं पता, ये तो भाई साहब को पता है। कुछ चीजें उसको पता थी, वो मैं आपको इस पॉइंट में डिस्कस करूंगा। जो वो खुद बोल बैठा, उसका भाई जो था, दूसरा ब्रदर जो प्रोपराइटर नहीं था, वो थोड़ा शाना था, वो थोड़ा स्मार्ट था। तो ये जो प्रोपराइटर था इसको नॉलेज ही नहीं थी। पहले तो ये मेरे दिमाग में मीटिंग में ट्रिगर पॉइंट आया कि यार ये क्या बात हुई कि जो मेन प्रोपराइटर है, दो फैमिलीज हैं, दोनों भाई मैरिड हैं, अपनी अपनी फैमिलीज हैं, दोनों ज्वाइंटली रहते हैं, और जो प्रोपराइटर जिसको बनाया हुआ है उसको कुछ पता ही नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। या एक पॉइंट पे बात कर रहा है जिसके ऊपर काफी सच्ची बातें उसने बोल दी, जो कि जब भाई आया तो भाई छुपा रहा था उस बात को। तो चलिए, पहले तो मेरे को मीटिंग में ये बात अजीब लगी। देन हम बात करें कि क्लाइंट, मैंने आपको बताया कि फेब 23 में हमने 1 करोड़ का लिमिट दिया था, फेब 23 में यानी 23 के एंड में। तो आप पाएंगे कि 20-20 करोड़, उससे पहले उसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो 20-20 करोड़ का टर्नओवर, 20-21 करोड़ का टर्नओवर तो वो बिना लिमिट के ही करी जा रहा था, बिना लिमिट के ही कर रहा था ना। तो फेब 23 में तो 1 करोड़ रुपया बंदे ने और ले लिया, 1 करोड़ रुपया और लेके उसने टर्नओवर, जो मैंने लास्ट सैंक्शन नोट पढ़ा, देखिए रिन्यूअल का मैंने एस्टिमेट केस में पिछला सैंक्शन नोट पढ़ना बड़ा जरूरी है। पिछला नोट जब मैंने पढ़ा फेब 23 वाला लास्ट नोट, उसमें क्रेडिट मैनेजर ने रिमार्क्स लिखे हुए थे कि 2023 में 24 करोड़ रुपए की सेल्स होगी, 2023 में 24 करोड़ रुपए की सेल्स होगी, और 2024 में, यानी इस साल 24 करोड़ की एक्सपेक्टेड थी, पर की कितनी उसने, सिर्फ 19 करोड़ की। 2024 में एक्सपेक्टेड थी कि वो 30 करोड़ की सेल करेगा, पर इस साल हमारे पास केस जनवरी में आया था, तो इस साल दिसंबर तक उसकी जो सेल्स थी वो वही 15-16 करोड़ के ट्रेंड के ऊपर थी। तो सेल्स के ऊपर कोई जंप नहीं लिया 1 करोड़ का लिमिट लेने के बावजूद भी। तो फिर मैंने ये कंसर्न रेज किया कि भाई फेब 2023 में जब ऑनबोर्ड किया था बंदे को, तब उसने 1 करोड़ रुपया हमसे पहली बार लिया, उस टाइम कोई फंडिंग नहीं थी, उससे पहले भी वो 20-20 करोड़ की टर्नओवर कर रहा था बिना पैसे के। तो 1 करोड़ रुपया लेने के बावजूद भी उसकी टर्नओवर के अंदर कोई जंप नहीं आया, कोई वैल्यू के अंदर जंप नहीं आया, और प्रोजेक्शंस भी उसने जो दी थी लास्ट टाइम उसको भी उसने डिफीट कर दिया, उसको भी मेट नहीं किया, ठीक है। तो मैं दूसरा आपकी नॉलेज के लिए ये पॉइंट बता दूं कि ये जो कोल ट्रेडिंग और आयरन स्क्रैप की इंडस्ट्री होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये फास्ट मूविंग इंडस्ट्री होती है, फास्ट मूविंग इंडस्ट्री होती है। इसमें साइकिल 15 से 20 दिन से ज्यादा का होता नहीं है, 15 से 20 दिन यानी कि हाफ मंथ का साइकिल मैक्सिमम होता है, हाफ मंथ का साइकिल मैक्सिमम होता है इस इंडस्ट्री में। तो अगर किसी क्लाइंट की 24 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, 24 करोड़ की टर्नओवर है, तो उसकी पर मंथ टर्नओवर हुई 2 करोड़ रुपए, पर मंथ टर्नओवर हुई 2 करोड़ रुपए की, ठीक है। और हाफ मंथ की कितनी हुई, ये तो 1 मंथ की है, यानी 30 दिन की, तो 15 दिन की टर्नओवर कितनी हुई, 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर होती है 15 दिन की, अगर 24 करोड़ एनुअल मान के चले। तो उसके ऊपर अगर हम मान के चलें कि प्रमोटर अपना मार्जिन डालेगा, बैंक अपना मार्जिन डालेगा, तो बैंक उसके ऊपर फंडिंग करता है 70-80 लाख रुपए या 90 लाख रुपए, जितनी भी बैंक ने करनी है। या अगर हम टर्नओवर मेथड तो यहाँ पे नहीं, तो 70-80 लाख रुपए टर्नओवर मेथड में 5% मार्जिन होता है वैसे, बट मान के चलो कि अब 70-80 लाख रुपए की फंडिंग बैंक देता है, 75% फंडिंग। तो 24 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर अगर 15 दिन का साइकिल हो, तब जाके करोड़ रुपए की, मतलब 70-80 लाख रुपए की फंडिंग बनती है। यहां पे तो टर्नओवर ही 20 करोड़ की थी और साइकिल तो 15 का दिन का ही होता है,
और 20 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर उसकी ऑलरेडी 1 करोड़ की लिमिट थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पहले ही ओवर फंडेड था क्लाइंट। तो इसका मतलब जो और लिमिट ये मांग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अब वो गड़बड़ कैसे पता चली, आप देखिए। तो जब हमने उसकी बैंक स्टेटमेंट को चेक किया, बैंक स्टेटमेंट को चेक करके हमने पाया कि जब हमने फेब 2023 में उसको लिमिट दी थी 1 करोड़ रुपए की, तो उस लिमिट में से 70 लाख रुपए क्लाइंट ने 70 लाख रुपए की कैपिटल विड्रॉल कर ली, कैपिटल विड्रॉ कर ली 2023-24 में। यानी कि यहां पे जो आपको कैपिटल नजर आ रही है, यहां पे कैपिटल आपको नजर आ रही है 1 करोड़ 60 लाख रुपए की, इसमें से 70 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए अगले साल। ये तो 31/3/23 की पोजीशन है, तो 31/3/23 के बाद 70 लाख रुपए क्लाइंट ने विड्रॉ कर लिए। तो क्लियर हो गया कि उसको 1 करोड़ की ये लिमिट की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। उसने इस लिमिट को मिस यूज किया और इसको यूज किया अपने पर्सनल पर्पज के लिए। जब हमने पता चला कि ये 70 लाख रुपए निकाले क्यों, तो पता चला कि जो ये नई प्रॉपर्टी हमें ऑफर कर रहा था, जो यहां पे मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली इसने एक नई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो इसको बाय करने के लिए इंडिविजुअल नाम पे इसने ये पैसा निकाल लिया था। फिर हमने देखा कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि भाई तू दूसरे बैंकों की करंट अकाउंट क्लोज करेगा, इस कंडीशन को उसने मेट नहीं किया। फिर यहाँ पे जब उसने बोला कि भाई मेरी तो रेजिडेंस प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको मॉर्गेज कर रहा हूं, तो जब हमने इस प्रॉपर्टी को विजिट किया, तो विजिट करके पाया कि वो एक लैंड था और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रखी थी वो इतनी खराब क्वालिटी की थी कि ऐसा दिखने में लग रहा था कि इसको धक्का मारेंगे ना दीवार को तो दीवार नीचे गिर जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन की इतनी पुअर क्वालिटी थी, तो मैंने बोल दिया कि हम कंस्ट्रक्शन की वैल्यू को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको जीरो मानेंगे। मेरे लिए तो ये कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, और मेरे लिए ये प्रॉपर्टी खाली एक तरह का प्लॉट की प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक खाली प्लॉट है। तो प्लॉट के ऊपर मेरा डिस्कंफर्ट हमेशा ही रहता है, हम खाली प्लॉट क्यों ले, बिल्टअप प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट में डेटर्स। तो मैंने आपको बताया कि जो बोला भाला प्रोपराइटर था वो पहले मेरे को मिल गया था 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि उसका भाई अभी आया नहीं था। तो डेटर्स के पॉइंट हम डिस्कस करने लग गए कि सर ये इतने सारी पार्टियां आपकी स्टैंड कर रही हैं, 88 दिन का डेटर साइकिल कहां होता है, इतना ज्यादा तो कभी होता नहीं है। तो उसने खुद ही एडमिट कर दिया कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की पार्टियों के साथ ऐसी एंट्रियां हैं जिनको हमने माल भेजा पर उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की। अब वो फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, वो दिवाला हो गया है, उनका इंसॉल्वेंट हो गए हैं और वो हमें पैसे नहीं दे रहे और उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, हमारे लीगल केस चल रहे हैं। खुद ही एडमिट कर दिया उस बंदे ने। ठीक है, तो डेटर्स का क्लियर हो गया कि 70 लाख की कैपिटल तो ये निकल गई और 1.5 करोड़ की ये कैपिटल खराब होने वाली है, दिख रहा है। तो अगर आप यहां पे देखें 1 करोड़ 60 लाख में से 70 लाख की कैपिटल तो वैसे ही निकल गई, बच गया पीछे 90 लाख रुपए, और 1.5 करोड़ रुपए वो वैसे ही कह रहा है कि उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि डेटर्स से पेमेंट आ ही नहीं रही। तो 1.5 करोड़ और माइनस कर देंगे तो कैपिटल माइनस में 60 लाख हो जाएगी। ठीक है, और डेटर्स में और क्रेडिटर्स में एक और पॉइंट भी था, एक जीएसटी परफ्यूज या जीएसटी कर्जा रिपोर्ट होती है, जीएसटी परफ्यूज बोलते हैं या जीएसटी कर्जा बोलते हैं, एक रिपोर्ट होती है, उसमें बायर्स एंड सप्लायर्स की डिटेल्स आती है कि किससे माल खरीदा ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स, किसको माल बेचा ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। तो जो बुक्स में डेटर्स और क्रेडिटर्स आ रहे थे, जो बुक्स में डेटर्स और क्रेडिटर्स आ रहे थे 88 दिन के 72 दिन के, उनके साथ पिछले 12 महीने में कोई खरीद और कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं गया काफी पार्टियों के साथ। ठीक है, तो डेटर्स वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि ये पार्टी आपकी डेटर लिस्ट में तो आ रही है 31 मार्च को, बट पूरे पिछले 12 महीने में आपने इनके साथ कोई डीलिंग ही नहीं की हुई, कोई बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट नहीं हुई। तब वो जाके एडमिट किया कि भाई इनके साथ हमारा केस चल रहा है, जो उसने ये एंट्रियां कंफर्म की 1.5 करोड़ की। सिमिलरली क्रेडिटर्स का मैंने पूछा कि 72 डेज के आपके क्रेडिटर आ रहे हैं, इतना तो मार्केट में क्रेडिट मिलता ही नहीं है, तो आपको कैसे मिल रहा है इतना क्रेडिट। तो फिर वही एंट्री की बात आ गई कि सर जो पार्टियां आपकी मेजर क्रेडिटर्स में स्टैंड कर रही हैं पिछले 12 महीने में आप उनके साथ डील ही नहीं कर रहे, बैंक स्टेटमेंट में कोई पेमेंट नहीं है उनको, तो क्या सीन है। तो वही हुआ कि ये पेमेंट भी आगे रोक के बैठा हुआ था क्रेडिटर्स की। तो इसने बोला कि भाई वो मेरे को क्रेडिटर से डिफेक्टिव माल आया था, मैंने डेटर्स को बेचा, उन्होंने कंसर्न रेज किया, मेरी पेमेंट रोक दी, तो मैंने आगे अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट रोक दी। ठीक है, तो ये उसका प्रोपराइटर सारी बातें बोल बैठा। ठीक है, तो जब उसका भाई आया आप 15-20 मिनट आधे घंटे बाद, तो भाई इस चीज को पॉलिश तरीके में पेश करे कि नहीं नहीं ये तो हमारी सेटलमेंट हो जाएगी, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो 15 दिन में पेमेंट आ जाएगी, थोड़ी पेमेंट्स हम लेते ही जा रहे हैं, ये तो 20 दिन में क्लियर हो जाएगा, ये तो महीने में क्लियर हो जाएगा। वो चालाक था तो वो थोड़ा पॉलिश वे में करने लग गया।
फास्ट साइकिल का पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस इंडस्ट्री में साइकिल बहुत फास्ट होता है, तो ऑब्वियसली कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है और प्रोफाइल ट्रेडिंग की, कोयले की ट्रेडिंग और आयरन स्क्रैप की ट्रेडिंग की काफी रिस्की मानी जाती है। तो इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमने एंड में केस को मना कर दिया, हमने इन्वेस्टमेंट देने से मना कर दिया और क्लाइंट ये धमकी देने लग गया कि दूसरा बैंक मेरे को कर देगा, दूसरा बैंक मेरे को कर रहा है, वो लिमिट दे रहा है, वो इन्वेस्टमेंट दे रहा है, ऐसे वैसे। तो ये जनवरी की बात है, आज अप्रैल आ गया, अभी तक किसी बैंक ने उसको कुछ नहीं दिया, सब जगह उसका यही हालात है। अगर मान लीजिए कोई बैंक दूसरा दे भी देता तो हमें कभी भी इस चीज को क्राइटेरिया बना के कस्टमर को एनहेंसमेंट या फंडिंग नहीं करनी चाहिए कि दूसरा बैंक दे रहा है। हर एक बैंक का अपना रिस्क लेने का अलग अलग तरीका होता है, हर एक बैंक का अपना रिस्क एपेटाइट अलग होता है। दूसरे बैंक ने सैंक्शन कर दिया, ये हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है क्लाइंट को एनहेंसमेंट देके रोकने का। हमें अपनी जस्टिफिकेशंस देखनी पड़ेंगी, हमें अपना हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि हमारे अकॉर्डिंग क्लाइंट का बिजनेस, हम क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वी शुड लेट द क्लाइंट गो टू द अदर बैंक। तो जो बैंक रिस्क लेना चाहता है उसको पुरानी हिस्ट्री नहीं पता होती दूसरे बैंक को, वो फ्रेश देख रहा है केस। हमारे पास तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हमें तो सारी हिस्ट्री पता है क्लाइंट के कंडक्ट की, ठीक है। तो दूसरे बैंक को लेने दो रिस्क, कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे रिस्क, ठीक है। तो चलिए सेकंड केस के ऊपर चलते हैं। सेकंड केस भी थोड़ा यूनिक सा था। देखिए फ्रेश केस आया था ये, तो दो ग्रुप फर्म्स थी, तो दोनों का टेक्सटाइल बिजनेस था, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये हमारे पास जो केस आया था वो आया था बैंकिंग प्रोडक्ट में, बैंकिंग प्रोडक्ट में केस आया था। और बैंकिंग प्रोडक्ट में आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, बैंकिंग प्रोडक्ट में खाली हमारे पास लास्ट 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आती है और खाली केवाईसीज आते हैं बोरोवर के। और जो लास्ट 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आती है उसके अंदर जो चर्निंग होती है, क्रेडिट सबमिशंस जो होते हैं उसको ही हम सेल्स मान लेते हैं और उसका 20% हम फंडिंग कर देते हैं। यही नॉर्मल बैंकिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है और केवाईसीज हैं, सिबल्स करने हैं। तो क्या था, फर्म ए की एग्जिस्टिंग लिमिट चल रही थी 60 लाख की, फर्म बी की चल रही थी 20 लाख रुपए की, तो टोटल 80 लाख रुपए चल रहा था। और प्रपोज किया जा रहा था यहाँ पे 60 से 80 लाख रुपए करने हैं जी, यहाँ पे 20 से 30 करना है जी, तो टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए करना है और आपको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिलेगी, 100% उसके ऊपर कवर रहेगा। तो बैंकिंग प्रोडक्ट में ये केस आया, सिर्फ दो डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स एंड केवाईसीस। तो जब ये दो डॉक्यूमेंट्स को हमने एजेस किया तो हमने पाया CMR 6 लोअर सिबिल स्कोर, एक पर्सन का जो कि फर्म बी में प्रोप्राइटर था उसका तो सिबिल स्कोर 689, राइट, बहुत ही कम सिबिल स्कोर्स। लगभग 50 से 60 लाख रुपए के क्लाइंट ने बीएल्स उठा लिए थे लास्ट 6 मंथ्स में। बीएल्स मैं बहुत ही नेगेटिवली लेता हूं किसी भी प्रपोजल की अंडरराइटिंग में। कोई क्लाइंट लगातार मल्टीपल बीएल्स उठा रहा हो तो मेरे को तो वो बिल्कुल प्रपोजल में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे प्रपोजल्स को सैंक्शन करने में बिल्कुल अवॉइड करता हूं मैं पर्सनली ऐसे प्रपोजल्स। तो बीएल्स लिए हुए थे 50 से 60 लाख लास्ट 6 महीने में। उसकी बैंकिंग कंडक्ट बड़ा खराब था, लिमिट ली हुई थी उसने बैंक ए से, ठीक है, दोनों फर्मों में, और चर्निंग कर रहा था बैंक बी के साथ। ये तो मेरे लिए सबसे गंदी बात है, सबसे खराब बात है। कई बार इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता हूं, मान लीजिए उसकी यस बैंक से लिमिट चल रही है, मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा हूं। अब वो यस बैंक में लिमिट लेके बैठा है पर चर्निंग मेरे बैंक के साथ ही कर रहा है। मैं आईसीआईसीआई में जॉब कर रहा हूं, मेरे बैंक के साथ ही चर्निंग कर रहा है और मेरे बैंक के पास ही लिमिट शिफ्ट करना चाहता है, आईसीआईसीआई के पास ही चर्निंग कर रहा है। तो कई बार सेल्स वाले जस्टिफिकेशन बोलते हैं कि हमारे पास ही तो चर्निंग कर रहा है, भाई कोई दिक्कत हमें तो आने वाली है नहीं, यस बैंक को दिक्कत है, यस बैंक देखे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा इस चीज को नेगेटिवली लेता हूं, मैं ये बोलता हूं कि भाई मेरे पास चर्निंग कर रहा है या नहीं कर रहा मेरे को ये मैटर नहीं करता। उसने बैंक ए से, यस बैंक से अगर लिमिट ली थी तो उसका फर्ज था, उसका ड्यूटी था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो यस बैंक के पास चर्निंग करता। उसने यस बैंक के पास चर्निंग ना करके आईसीआईसीआई के पास चर्निंग की, तो दैट मींस उसने यस बैंक की शर्तों को कुछ नहीं समझा, अपना कंडक्ट वहां पे गलत रखा, उनको मिसकमिटमेंट्स दी सैंक्शन के टाइम पे। तो ये क्लाइंट की मतलब इंटेंशंस को बताता है, ये क्लाइंट की नेचर को बताता है। कल को मेरे पास आके ये किसी और बैंक के पास करंट अकाउंट खुलवा के वहां पे भी जा सकता है और ये भी और जैसे उसने यस बैंक की परवाह नहीं मारी तो ये भी हो सकता है कि वो मेरी परवाह ना मारे फ्यूचर में, ठीक है। तो चर्निंग इशू था, चर्निंग नहीं हो रही थी तो इस वजह से इंटरेस्ट सर्विसिंग डिले हो रही थी, इस वजह से चेक बाउंसिंग हो रही थी, फुल यूटिलाइजेशन करके बैठा हुआ था लिमिट की। तो मल्टीपल कंसर्न्स थे, ठीक है।
तो भाई दो डॉक्यूमेंट हमने एड्रेस करने होते हैं कि बैंकिंग देखनी होती है, सिबिल्स देखने होते हैं, दोनों में कंसर्न्स आ गए, तो हमने केस रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा, जो फर्म बी थी उसके अंदर 20 लाख की लिमिट थी, 30 लाख मांग रहे थे। लास्ट 12 महीने में 99 लाख रुपीस की चर्निंग आई थी। तो 99 लाख रुपीस, मान लो 1 करोड़ है ये, तो 1 करोड़ का कितना दे सकते हैं हम? 20%। तो कितना बनता है? 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए तो उसका ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको एनहेंसमेंट क्यों चाहिए? और साथ में 50-60 लाख रुपए के बीएल ऑलरेडी ले चुका है, तो और एनहेंसमेंट क्यों चाहिए? फर्म ए में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की चर्निंग थी, तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए का 20% करें तो वो 42 लाख रुपए बनता है, 42 लाख की फंडिंग बनती है। तो उसकी तो लिमिट ऑलरेडी 60 लाख रुपए चल रही है, तो और पैसा क्यों दे फिर उसको? ऑलरेडी ज्यादा चल रही है उसकी लिमिट तो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया मना कि भाई हम तो नहीं करेंगे। पर सेल्स टीम ने कर दिया काउंटर। सेल्स टीम कहती नहीं, हमें तो करना है ये केस, हमारा तो बढ़िया केस है, इसका यूनिट देखो, इसका फीडबैक बड़ा स्ट्रांग है। ये तो जो चर्निंग आपके पास आ रही है ये कम इसलिए आ रही है क्योंकि इसका सीजनल बिजनेस है, तो उसकी इस सीजन में जितनी रिकवरी होनी थी वो रिकवरी हो चुकी है, पर ओवरऑल इसकी सेल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी। ठीक है, तो केस तो देखिए मन तो हम बना चुके थे कि देखो इस बैंकिंग कंडक्ट के साथ चाहे उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग भी हो, यूनिट सेटअप स्ट्रांग भी हो, तो तब भी हम करते नहीं है, करेंगे ही नहीं। CMR 6 हो, ये हो, BLS उठा लियो हो, मन तो हमने बना लिया था, मैंने फाइनल कर लिया था कि करना तो है ही नहीं। पर क्योंकि उन्होंने कंसर्न रेज किया था सेल्स टीम ने, तो हम उनको एज इट इज एकदम से रिजेक्ट नहीं कर सकते, एकदम उनको कॉर्नर नहीं कर सकते कि भाई ठीक है कि हम तो नहीं सुनेंगे आपकी बात, ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक एक चांस उनकी बात को सुनने का भी देना चाहिए, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। ठीक है, कई बार ये भी हो सकता है कि हम गलत हो, कई बार 100 में से 2 सर्कमस्टांस 5 सर्कमस्टांस ऐसे भी निकल सकते हैं कि जिसमें हम गलत हो, तो उसमें गलती एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो सेल्स टीम काउंटर करती है तो एक बार जरूर क्रॉस व्यू कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि भाई देखो बैंकिंग प्रोडक्ट में तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें तो दो ही डॉक्यूमेंट आते हैं, बैंकिंग और सिबिल, दोनों ही खराब हैं। तो आप इसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लॉग इन करो, पहले तो केस को फाइनेंशियल प्रोडक्ट में दिखाओ। और अच्छा, मैंने विजिट करने से भी मना कर दिया था कि यार विजिट विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, साफ ही खराब दिख रहा है। तो ये इस बात पे भी चढ़ गए कि विजिट क्यों नहीं करनी, विजिट तो करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में मैंने कहा पहले दिखाओ, फाइनेंशियल्स वगैरह मैं देख के जाऊंगा, फिर उसके बाद विजिट्स वगैरह करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लॉग इन किया, तो ये कुछ फाइनेंशियल्स की पोजीशन थी। फर्म बी तो अभी बने हुए 1 साल ही हुआ था, तो ये फाइनेंशियल की पोजीशन थी। सेल्स वाकई में ज्यादा थी, 3.5 करोड़ की सेल, 3 करोड़ 40 लाख की सेल, 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल्स। जबकि चर्निंग लोअर थी, वो थोड़ा उसका सीजनैलिटी का इंपैक्ट था, वो सेल्स वाले सही बोल रहे थे। एबिडा मार्जिन भी ठीक ठाक था, 3.7%, 4%, 3.2%। पैट मार्जिन भी ठीक ठाक था, 2.8% के करीब। 18W 44 लाख, 48 लाख, 17 lakhs, ठीक है, 18W भी ठीक है। लीवरेज 2x से 5.6x, 5.6x की लीवरेज तो बहुत ही ज्यादा लीवरेज हो गई। ये लीवरेज इसलिए ज्यादा थी कि इसने जो लिमिट ली थी तो वो 2023 में लिमिट ली थी, तो इस वजह से लीवरेज उसकी बहुत बढ़ गई थी। तो उसके बाद आप लगा के चलो कि इसने 50-60 लाख के बिजनेस लोन और उठा लिए, और प्लस एनहेंसमेंट भी हमसे डिमांड कर रहा था, तो आप सोच के चलो कि इसकी लीवरेज ये तो 5.6x इस एग्जिस्टिंग लेवल पे थी। अब प्रपोज्ड एडिशनल फंडिंग, प्रपोज्ड एनहेंसमेंट के साथ तो इसकी लीवरेज 7-8 से भी ज्यादा क्रॉस कर रही थी। इसकी लीवरेज 2.6x थी। करंट रेशो ठीक थी मोटा मोटा। डेटर साइकिल 78 डे से सीधा 220 दिन हो गया, यहां पे 33 दिन। क्रेडिटर्स 88 से 159 डेज हो गए, यहां पे 42। स्टॉक 6 दिन से 64 दिन हो गया, यहां पे 23। तो फिशी लग रहा है ना, यहां पे कुछ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, यानी कि कोई दिक्कत आई है बिजनेस में। तो मैंने फाइनेंशियल्स का कंसर्न रेज कर दिया सेल्स टीम को कि भाई फाइनेंशियल्स में भी मेरे को देख के कोई कंफर्ट नहीं आ रहा, मेरे को तो फाइनेंशियल्स देख के कोई ऐसा लग नहीं रहा कि क्लाइंट के बहुत अच्छे फाइनेंशियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है। तो कहते नहीं, विजिट करो विजिट करो। तो ठीक है जी, विजिट करने चले गए। तो विजिट करके जाके जब फैक्ट्री का यूनिट विजिट देखा, तो वहां पे देखा कि मशीनें चल नहीं रही, लेबर के 1-2 बंदे ही वहां पे दिख रहे हैं। ठीक है, और स्टॉक वहां पे बिल्कुल पुराना पड़ा है, स्टॉक की क्वांटिटी है ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो वहां पे मशीनों की हालत देख के ऐसे लग रहा था कि पिछले 2-3 महीने से चली नहीं है। ठीक है, तो प्रमोटर के पास किसी बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो फिर मैंने सेल्स वाले को बोला कि अब क्या? तो वो थोड़े चुप हो गए, तो फिर वो अपनी कहानी शुरू हो गई कि नहीं नहीं, जो हम विजिट करने आए थे तब तो चल रही थी, तब तो पूरा भर भर के स्टॉक था, तब तो ऐसे था। तो ठीक है, उन्होंने अपने काउंटर करने के लिए, अपनी जस्टिफिकेशन के लिए ये सब कुछ कहना होता है।
तो उनको भी पता था कि ये सब कुछ चल नहीं रहा, उनके ऊपर कोई ब्रांच का प्रेशर होगा या कुछ होगा, तो इस वजह से वो बोलते रहे होंगे मे बी। बट अल्टीमेटली इन सब रीजन को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा कुरेद के एंड तक जाके केस को मना किया। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।